नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो जीवन कौशल के रिलेटेड हमारा जो लास्ट टॉपिक था दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, उसका आज लास्ट पार्ट है और ये पार्ट हमारा तीसरा होगा और इसके बाद हमारा जीवन कौशल वाला पार्ट जो है समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप प्राइमरी सुपरटेट शिक्षक भर्ती की आप तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक आती है, उसमें जीवन कौशल का जो वन लाइनर का पार्ट दिया गया है उसी के संबंध मतलब उसी के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर जो सुपरटेट का एग्जाम होता है उसमें यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं, जिसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये हमारा वीडियो है। तो वीडियो हमारा पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, पॉइंट पहला, अनुशासन स्थापना में के सकारात्मक साधनों में आते हैं तो वह उपयुक्त पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं और नैतिक शिक्षा की व्यवस्था और ये पुरस्कार। अब इस चीज़ को मैं क्या समझाऊं, ये चीज़ आपको सभी पता होगा कि उपयुक्त सहगामी क्रियाएं का मतलब कि जो पाठ्यक्रम से अलग की क्रियाएं कराई जाती है उस चीज़ को यहाँ पर कहा गया है। नैतिक शिक्षा आपको पता ही है और पुरस्कार के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अगला पॉइंट, अनुशासन स्थापना के नकारात्मक संसाधनों में आते हैं तो वो डांट, फटकार, आर्थिक दंड एवं शारीरिक दंड ये नकारात्मक साधनों के रूप में देखा जाता है अनुशासन स्थापना में। डंडा छूटा बालक बिगड़ा, डंडा छूटा बालक बिगड़ा के आधार पर अनुशासन अवधारणा को जन्म मिला तो वह दंडनात्मक अनुशासन का जन्म इसका होता है। अगला पॉइंट, अनुशासन की आधुनिक अवधारणा के समर्थक कौन है तो जॉन डेवी, रूसो और पेस्टोलॉजी जो है आधुनिक अवधारणा के समर्थक माने जाते हैं अनुशासन के। अगला पॉइंट, प्रकृतिवादी विचार अनुशासन के दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं तो वो दमनात्मक जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका प्रतिपादन करने का कार्य करते हैं। प्रकृतिवादी जो वैज्ञानिक होते हैं वो। आदर्शवादी विचारक अनुशासन अवधारणा के समर्थक है तो वो प्रभावात्मक जो अवधारणा की ये समर्थक माने जाते हैं। जो आदर्शवादी विचार के व्यक्ति होते हैं वो प्रभाव को महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर अनुशासन की स्थापना करना है तो प्रतीकात्मक सिद्धांत पर आधारित है, ईंट का जवाब पत्थर के सिद्धांत पर, यानी कि क्रिया के अनुसार प्रतिक्रिया आप कह सकते हैं इसको, प्रतीकात्मक सिद्धांत को। अनुशासनहीनता का सामाजिक कारक है आर्थिक विषमता। इंपोर्टेंट पॉइंट, अनुशासनहीनता का सामाजिक कारक अगर पूछे तो वो आर्थिक विषमता माना जाता है। सामूहिक अनुशासनहीनता का उदाहरण है सामूहिक रूप से प्रदर्शन एवं हड़ताल करना जो है, सामूहिक रूप से प्रदर्शन एवं हड़ताल करना जो है सामूहिक अनुशासनहीनता का उदाहरण माना जाता है। विद्यालय संकुलन की स्थापना का सुझाव दिया तो वह शिक्षा आयोग 1964-66 का जो था कोठारी आयोग उसने दिया था। प्रत्येक विद्यालय संकुचन में होंगे एक माध्यमिक स्कूल, उसके पड़ोस में समस्त अवर एवं प्राथमिक स्कूल जी भी होंगे। प्रत्येक विद्यालय संकुचन में होंगे तो ध्यान रखिएगा। शैक्षिक संकुलन में सम्मिलित होंगे तो वो स्थानीय कॉलेज, स्कूल, हाई स्कूल का समूह और मिडिल एवं प्राथमिक विद्यालय ये सभी जो है शैक्षिक संकुलन में सम्मिलित होंगे, ध्यान रखिएगा। संस्थागत योजना को हो सकती है तो वह दीर्घकालीन और अल्पकालिक दोनों हो सकती है। संस्थागत योजनाएं जो बनाई जाती है, संस्थागत नियोजन होना चाहिए, आवश्यकता आधारित, उद्देश्यमुख और नमनीय होना चाहिए। अगर आप कोई भी योजना बना रहे हैं तो संस्थागत के लिए तो आवश्यकता के अनुसार ही आप बनाएंगे और उद्देश्य उसका कुछ जरूर ही होगा और उसमें नमी होनी चाहिए, मतलब बदलाव की प्रक्रिया उसमें ज़्यादा लोचन होना चाहिए, इसे कह सकते हैं आप। अगला पॉइंट है कि
अमेरिका में बोस्टन वोकेशन ब्यूरो की स्थापना 1908 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, निर्देशन की आवश्यकता महसूस किए जाने का कारण है तो छात्र की संख्या में वृद्धि, पाठ्यक्रम की विविधता और बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना जो है निर्देशनों की आवश्यकता का महसूस किए जाने का कारण माना जा सकता है। स्पेशली जब आप भी विद्यालय की संख्या बढ़ेंगे, बच्चों की संख्या, तो आप निर्देशन की जरूर आवश्यकता उसमें समझेंगे। निर्देशन है व्यक्तिगत एक सहायता के रूप में निर्देशन को माना जाता है। सुसंगठित रूप से निर्देशन का संबंध है संकटों या कठिन क्षणों में इसका जो उपयोग करना, वही निर्देशन का संबंध माना जा सकता है। बेरोजगारी की समस्या ने निर्देशन की मांग उत्पन्न की तो वह व्यवसायिक निर्देशन की मांग उत्पन्न की है। व्यवसाय के क्षेत्र में अगर आप निर्देशन देते हैं तो वो जो बेरोजगारी की समस्या है उसमें समाधान देखने को मिलता है, ये भी आप कह सकते हैं। शैक्षिक निर्देशन संबंधित है तो विद्यालय पाठ्यक्रम के चुनाव से, पाठ्यक्रम स्वागामी क्रियाओं, शैक्षिक कार्यक्रमों से इसका संबंध माना जाता है शैक्षिक निर्देशन का। व्यवसायिक निर्देशन संबंधित तो व्यवसाय का चयन, चुने हुए व्यवसाय के लिए व्यक्ति को तैयार और व्यवसाय की उपयुक्त स्थिति प्राप्त करने से है व्यवसायिक निर्देशन। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि व्यवसायिक निर्देशन तो वो व्यवसाय के क्षेत्र में दिया जाता है, शैक्षिक निर्देशन तो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता गया निर्देशन होता है। चरित्र निर्देशन संबंधित है नैतिक भाव के विकास से। ये भी आप सही कह सकते हैं कि नैतिक भाव से अगर आप चरित्र निर्देशन की बात करें तो नैतिक भाव आपके अंदर आपके सही गलत अच्छे बुरे की पहचान की भावना इसी के द्वारा विकसित होता है। निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद है तो व्यक्ति के संबंधित समस्त सूचनाओं को जानना, तभी तो आप निर्देशन देंगे। बिना जानकारी के कैसे आप निर्देशन दे सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है। शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए तो प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। बालकों के मंत्रणा दी जा सकती है तो व्यक्तिगत और सामूहिक जो है मंत्रणा की जो बात होती है, सूचना की जो बात होती है वो दी जा सकती है। अगला पॉइंट, निर्देशन कार्यक्रमों के संगठन का प्रथम पद है उत्तरदायित्व विभाजन। सबके अलग अलग उत्तरदायित्व उसमें विभाजित किए जाते हैं निर्देशन में कि आपको ये काम करना है, आपको ऐसे करना है, ये चीज ऐसे दिया जाता है। विद्यालय एक समाज होगा परंतु वह बृहत समाज के अंदर एक छोटा समाज होगा, यह कथन माध्यमिक शिक्षा आयोग रिपोर्ट की है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद्यालय एक समाज होगा परंतु वह बृहत समाज के अंतर एक छोटा समाज होगा। विद्यालय का एक अलग समाज होगा लेकिन वो छोटा समाज होगा एक समाज के अंतर्गत, बड़े समाज के अंतर्गत। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, यह जॉन डीवी ने कहा है, और विद्यालय समाज का एक लघु रूप है, ये भी परिभाषा पूछा जाता है तो जॉन डीवी ही ने कहा है, ध्यान रखिएगा। विद्यालय गतिशील सामुदायिक केंद्र है जो चारों ओर जीवन और शक्ति का संचार करता है, ये कथन जॉन डीवी का है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, समुदाय एक प्राथमिक समूह है जिसमें जीवन के अनेक कार्य समूह में ही एक दूसरे के सहयोग से किए जाते हैं, यह कथन ब्राउनएल का है। और समुदाय के प्रमुख साधन है प्रशासनिक एवं सामाजिक संस्थाएं, औद्योगिक केंद्र और ऐतिहासिक स्थल जो है समुदाय के प्रमुख साधन माने जाते हैं। समुदाय को विद्यालय के निकट लाया जा सकता है तो मेलों, उत्सवों आदि का मनाना, समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना और विद्यालय में सामुदायिक जीवन की विभिन्न क्रियाओं का संगठन करना समुदाय को विद्यालय लाने का निकट एक साधन माना जाता है। विद्यालय को समुदाय के निकट लाया जा सकता है तो वहीं सामाजिक संरक्षण क्लब के संगठन, समाज सेवा सप्ताहों के आयोजन और क्षेत्र पर्यटन के द्वारा लाया जा सकता है। वह स्थान है जहां बालक का लालन पालन किया जाता है, बालक को स्नेह मिलता है, बालक को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होती है, वहीं वह घर स्थान माना जाता है बालक के लिए। विद्यालय घर का सहयोग प्राप्त करता है तो शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना करके अभिभावकों को छात्रों के संबंध में आवश्यक सूचनाएं देकर, ठीक। तो विद्यालय घर का सहयोग प्राप्त करता है तब शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना के द्वारा वो एक
पीटीए जिसको हम कहते हैं उसी को इसमें कहा गया है। अगला पॉइंट है कि संघ भाव के विकास के लिए आवश्यक है तो विद्यालय एजेंसी का होना, भवन प्रणाली और विद्यालय की यूनिफॉर्म का होना संघ भावना के विकास के लिए आवश्यक है, तभी तो एक जैसे बच्चे दिखेंगे। विद्यालय के जीवन को संतुष्ट बनाने के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो वह विद्यालय की परस्पर सहयोगी संबंध, विद्यालय की सामान्य चरित्र भावना, आदर्श वाक्य, झंडा, विद्यालय गान और राष्ट्रीय गान, ये सब विद्यालय के जीवन को संतुष्ट बनाने के लिए प्रमुख कारक माने जाते हैं। और अंग्रेजी शब्द हेल्थ का प्रयोग किया जाता है स्वास्थ्य की दशा के लिए, स्वास्थ्य भी आप कह सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्वस्थ रोग या अंग विहीनता का मात्र अभाव नहीं है वरन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की पूर्ण दशा है। यह परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया है, तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है कल्याण की भावना, रोग का अभाव और स्वच्छ मस्तिष्क की दृष्टिकोण। एक स्वच्छ व्यक्ति की जो विशेषता है आप कह सकते हैं। व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण तो पोषाहार, शारीरिक क्रियाएं, निद्रा एवं जीवन के प्रति स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण हो जाता है। व्यक्ति को स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्व की अगर हम बात करें तो ये सभी प्रभावित करते हैं। स्वस्थ शिक्षा उन अवयवों का योग है जो व्यक्ति, समुदाय तथा प्रजाति के स्वास्थ्य से संबंधित आदतों, वृत्तियों तथा ज्ञान को प्रभावित करते हैं। कथन किसका है? थॉमस डी वुड महोदय जी का है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में शामिल है स्वास्थ्य सेवाएं। विद्यालय का स्वास्थ्य, पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी जो शिक्षा होती है वो विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाते हैं। अब चलते हैं अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ है शरीर निर्माण, स्वास्थ्य की उन्नति। शारीरिक शिक्षा का अर्थ होता है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में शामिल है शारीरिक व्यायाम, खेलकूद और लय पूर्व क्रियाएं जो होती है वो शारीरिक शिक्षा में सम्मिलित किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। विद्यालय भवन के लिए उचित स्थिति का चयन करते समय ध्यान रखना आवश्यक है। मिट्टी, धरती की स्थिति, जल और दिशा दोनों का ध्यान रखा जाता है भवन निर्माण के समय। विद्यालय के स्वास्थ्य की दृष्टि से विद्यालय के वातावरण उपयुक्त बनाने के लिए निम्न सुविधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शुद्ध वायु, शुद्ध जल, मल मूत्रालयों की उपयुक्त व्यवस्था, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब भी आप विद्यालय की स्वास्थ्य वातावरण की बात करते हैं तब। अनुचित आसनों का प्रमुख कारण है खड़े होने तथा बैठने की बुरी आदतें, अनुपयुक्त डेस्क या फर्नीचर, घर का दूषित भौतिक वातावरण, ये अनुचित साधनों का प्रमुख कारण माने जाते हैं जो अनुचित संसाधनों में देखे जा सकते हैं। इन चीज़ों को अनुचित आसनों के उपचार के लिए विद्यालय में कदम उठाए जाने चाहिए तो बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त कुर्सी, डेस्क प्रदान करना, छात्रों की आवश्यकताओं उपचारात्मक व्यायाम कराना, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बैठने की स्थिति में उचित आसन होना, कुर्सी पर बैठते समय सिर, पीठ व नितंब एक सीध में होने चाहिए। थकान का मुख्य कारण है शारीरिक अयोग्यता, स्नायु केंद्र का उपयुक्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिलना भी एक प्रमुख कारण माना जाता है थकान का। अगला पॉइंट, विद्यालय में थकान को दूर करने के लिए उपयुक्त की जानी चाहिए 2 कठिन विषय लगातार न पढ़ाए जाएं। विद्यालय में 2 अवकाशों की व्यवस्था की जाए। विद्यालय के वातावरण में उन परिस्थितियों को दूर किया जाए जो छात्रों को थकान पैदा करते हैं, तो ये चीज़ें की जाती है। नींद की मात्रा 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होनी चाहिए तो 10 घंटे सोने चाहिए। जो 12 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए सोने का समय होता है। सुनिद्रा के लिए सोने के कमरे का वातावरण शांत हो, चारपाई व बिस्तर स्वच्छ व आरामदायक होने चाहिए। भोजन का कार्य है तो ऊर्जा उत्पन्न करना, नवीन कोशिकाओं का निर्माण व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को मरम्मत करना, शारीरिक वृद्धि, स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, ये भोजन का कार्य होता है।
भोजन के मुख्य तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ये माने जाते हैं। भोजन के ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट है और विटामिन बी आवश्यक है। तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए विटामिन बी सबसे ज़्यादा आवश्यक मानी जाती है। भोजन के कैल्शियम और फास्फोरस के अभाव में हड्डियों तथा दांतों का कमजोर हो जाना, ये चीज़ें देखा जाता है। अस्थि रोग रिटेकस जो विटामिन डी की कमी से होने वाला ये रोग है। विटामिन ए के अभाव में व्यक्ति को रोग होता है नेत्र रोग, जिसे रतौंधी हम कहते हैं। ठीक। और संतुलित आहार का आशय है जिसमें सभी भोज्य तत्व व्यक्ति की आवश्यक की दृष्टि से उचित मात्रा में पाए जाते हैं, उसी को संतुलित आहार कहा जाता है। विद्यालय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम लागू 1961 में ही हो गया था। तो चलिए दोस्त, ये थे हमारे दंड पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग का लास्ट पार्ट। अब हमारा जीवन कौशल समाप्त हो गया। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।